हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट पेपर से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हम, और साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस किए थे। आगे चल के हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट पेपर से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में चांसेस रहेंगे आने का। तो आप लोगों को क्या करना है, सारे क्वेश्चंस पर एक बार जो है कि फोकस कर लेना है। हम लोग यहाँ पर यूनिट वाइज एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट 1, जो कि हम लोगों को बेसिक पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट से रिलेटेड। तो यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक्स। एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा वह हमारा व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पर होना चाहिए व्हाट, WHAT, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व द एनर्जी, एक्सप्लेन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। तो आपको हम जब एनर्जी का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताए थे, कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किए थे। तो यहाँ ये भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि फोकस किया जाए तो राइट एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या है, किसके लिए बनाया गया था, किस पर्पस क्या था हमारा, और उसका क्या क्या हमारा सैलिएंट फीचर्स है, वो सारे फीचर्स को इसमें आप लोगों को डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वह है मेरा डिफाइन एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट किसको कहते हैं? जैसे एनर्जी कंजर्वेशन भी डिफाइन करने के लिए आता है, ऊर्जा का संरक्षण करना, और एनर्जी ऑडिट ऊर्जा का अंक्षण करना, दोनों को डिफाइन करने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और एक्सप्लेन विथ फ्लो चार्ट द एनर्जी ऑडिट प्रोसीड्यूर। तो आपको एक फ्लो चार्ट हम बनाए थे और एक प्रोसीड्यूर भी आपको बताए थे, एनर्जी ऑडिटिंग का प्रोसीड्यूर क्या क्या स्टेप्स जो है कि उसमें हम लोग को फॉलो करना होता है, उसी स्टेप्स को हम लोग फ्लो चार्ट के रूप में जो है कि डिस्कस किए थे। तो उसको आपको इसमें ड्रॉ करके और प्रोसीड्यूर भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन राइट अबाउट द फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें बेसिकली दो इम्पोर्टेंट जो है कि आपको पूछा जाएगा, दो इम्पोर्टेंट। पहला है हमारा BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, और दूसरा है हमारा महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, मेडा जिसको कहते हैं। तो बेसिकली हो सकता है तो आपको BEE के बारे में पूछा जाए, इसका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, या हो सकता है तो मेडा के बारे में भी पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, इसका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है तो इसमें एक तो आना ही आना है। जहाँ तक हमको लग रहा है तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग जरूर देख के जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसका फंक्शन और वर्किंग जो है कि आप लोगों को देखना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर। नेक्स्ट यदि छठा नंबर क्वेश्चन पर देखा जाए तो स्टार लेवलिंग किसको कहते हैं, व्हाट इज स्टार लेवलिंग। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार लेवलिंग के बारे में। एंड स्टेट इट्स नीड्स एंड बेनिफिट, इसका क्या हमारा एडवांटेज है, क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है, व्हाट इज इट नीड्स एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स स्टार लेवलिंग का, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये 6 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में जो है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग जो है कि यूनिट 2 पर फोकस करने जा रहे हैं। यूनिट 2 पर बेसिकली अब हम लोग फोकस करेंगे। यूनिट 2 क्या कह रहा है हमारा, यूनिट 2 एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। यूनिट 2 में बेसिकली हम लोग पढ़े थे एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर, और दूसरा था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसफार्मर। ये दोनों मशीन्स पर हम लोग जो है कि फोकस किए थे कि कैसे हम लोग
इस सभी मशीन में 3 फेज इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मोटर में और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि आपको जो है कि इससे हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, खास तौर पे इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो चांसेस है बनने का वो है हमारा, लिस्ट आउट द एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स टू बी एडॉप्टेड टू रिड्यूस लॉसेज इन द इंडक्शन मोटर। मतलब इंडक्शन मोटर में क्या क्या हम लोग जो है कि टेक्निक्स लगाते हैं जिसके मदद से हम लोग इंडक्शन मोटर में लॉसेज को मिनिमाइज करने का काम करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो वो सारा टेक्निक्स, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स आपको जो है कि इसमें लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा सभी टेक्निक्स को, ठीक है ना। एक्सप्लेन एनर्जी कंजर्वेशन मेथड इन इंडक्शन मोटर बाय इंप्रूविंग पावर क्वालिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एकदम इसको तो देख के जाना है। ये भी एक जैसे कि देखिए चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि लिस्ट आउट द एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक टू बी एडॉप्टेड टू रिड्यूस लॉसेज इन इंडक्शन मोटर। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इम्प्रूविंग पावर क्वालिटी। तो पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करके हम इंडक्शन मोटर में एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो ये इम्प्रूविंग पावर क्वालिटी वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए एग्जाम में। तो इस पर तो ये तो अलग से आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसके अलावा हम दो और इसमें जो है कि एनर्जी कंजर्वेशन मेथड को इंक्लूड करके रखे हैं। वो है हमारा रीवाइंडिंग ऑफ मोटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद ऑपरेटिंग इन स्टार मोड, स्टार मोड में ऑपरेट करा के हम लोग इंडक्शन मोटर में क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तो एक तरह से ये देखा जाए, यदि हम पहला वाला क्वेश्चन को सही से पढ़ ले तो ये तीनों क्वेश्चन जो है कि आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो तीनों क्वेश्चन एक ही तरह का है लेकिन हम अलग अलग क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है, लेकिन है एक ही टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कंपेयर सॉफ्ट स्टार्टर विथ कन्वेंशनल स्टार्टर। जैसे कि कन्वेंशनल स्टार्टर, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी हम लोग जो है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ चुके हैं। इस बार हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में पढ़े थे। दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, इस सॉफ्ट स्टार्टर का क्या क्या मेरा एडवांटेज है, कन्वेंशनल स्टार्टर के ऊपर साथ साथ क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स, यदि ज़्यादा हो जाए तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्टेट द नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसफार्मर। तो इंडक्शन मोटर वाला पार्ट यही रहेगा। नेक्स्ट आता है नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसफार्मर, कैसे हम लोग जो है कि एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं ट्रांसफार्मर में, किस तरह से हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, क्या क्या हमारा टेक्निक्स है उसके बारे में लिख सकते हो। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द यूज ऑफ इपॉक्सी रेसिन कास्ट एनकैप्सुलेटेड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको जो है कि इस ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करना है, इपॉक्सी रेसिन कास्ट ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में आपको जो है कि एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है अलग से क्वेश्चन भी आपको पूछ दे, ठीक है ना। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर यहाँ पर भी बन जाता है, इपॉक्सी रेसिन कास्ट ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा स्टेट द अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन ट्रांसफार्मर। तो क्या क्या हमारा जो है कि टेक्निकल्स कह सकते हो कि क्या क्या हमारा जो है कि मेथड्स है जिसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना, जिसके मदद से हम लोग ट्रांसफार्मर में एनर्जी को कंजर्व कराने का काम करते हैं। वो सारे जो है कि मेथड्स को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, लिस्ट आउट कर देना है सारे मेथड्स को। क्लियर। राइट एनी 4 कंपैरिजन बिटवीन एनर्जी इफिशिएंट मोटर एंड कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर। तो जो अभी के डेट में हम लोग जो मोटर यूज करते हैं जो कि नया मॉडिफाइड एनर्जी इफिशिएंट मोटर है, और पहले जो कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर जो हुआ करता था उसमें क्या अंतर है दोनों के बीच में, 4-5 पॉइंट्स आपको जो है कि बनाना होगा, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या हम लोग जो है कि चेंजेस करते हैं जिसके मदद से हम लोग कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर को मॉडिफाइड करके और उसके एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो दोज मोटर्स आर कॉल्ड एज एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। और कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करके बताना है। Why energy conservation techniques should be adopted in transformer even though its efficiency is 90%। ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को
कि ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 90-95% होता है, ठीक है ना, या उससे भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम लोग ट्रांसफार्मर में एनर्जी कंजर्वेशन क्यों करते हैं? बताए थे कि हम लोग जो है कि इस तरह का ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है हमारे सिस्टम में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जो है कि हम लोग क्या करना होता है कि एनर्जी कंजर्व कराना पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर आर नॉट 1 2 बट इट इज लाखों में होता है। तो ये हमको रीजन को एक्सप्लेन करना है इसमें, ठीक है ना। तो ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप लोग वहां से देख सकते हो, नोट्स में फोकस कर सकते हो, ठीक है ना। स्टेट हाउ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हेल्प्स इन एनर्जी कंजर्वेशन। तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हम पढ़ाए थे, और आपको इसमें बताना है कि किस तरह से पैरेलल ऑपरेशन करके हम लोग जो है कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे दो आता है, एक आईपीएफसी भी है, लेकिन आईपीएफसी नहीं पूछेगा, हो सकता है इस बार जो है एपीएफसी फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम है, तो एपीएफसी हो सकता है, एपीएफसी पर वर्किंग प्रिंसिपल लिखने के लिए आ जाए, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था उसको हम डिस्कस किए। नेक्स्ट अब हम लोग जो है कि यूनिट नंबर 3 पर फोकस करते हैं। यूनिट नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम। एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम में हम आपको बताए थे एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन लाइटनिंग सिस्टम। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है कि इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो क्या है हमारा, स्टेट एनी 4 कॉजेज ऑफ टेक्निकल लॉसेज इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑल्सो स्टेट टेक्निक्स टू रिड्यूस इट। जैसे कि आपको 4 जो है कि लॉसेस के बारे में, टेक्निकल लॉसेस के बारे में बताना है जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अकर होता है, और कैसे हम उस तरह के लॉसेस को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उस टेक्निक को भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फेज बैलेंसिंग सिस्टम। फेज बैलेंसिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत अच्छा फिगर से इसको हम समझाए थे, ठीक है ना हमारा। उसको फेज पूरा डायग्राम बनाना है और प्रॉपर से उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ इट इज यूज टू कंजर्व एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जैसे कि फीडर का हम डायग्राम बनाए थे, अलग अलग कनेक्शन हम लोग दिखाए थे, अलग अलग करेंट का वहाँ पर देखे थे कि लोड, अलग अलग लोड कनेक्टेड है, तो वो सारा उस फिगर को ड्रॉ करके और उसके बाद इसके बारे में फेज बैलेंसिंग सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है। स्टेट वेरियस कमर्शियल लॉसेज इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑल्सो स्टेट रेमिडीज फॉर द सेम। तो कमर्शियल लॉसेज किसको कहते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है ना। कमर्शियल लॉस क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और क्या क्या उपाय है जिससे कि इस तरह के कमर्शियल लॉसेस को हम लोग कम कर सके। दो तरह का लॉस, टेक्निकल लॉस, नॉन टेक्निकल लॉस। नॉन टेक्निकल लॉस में कमर्शियल लॉस है, और कमर्शियल लॉस को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इसके बारे में उपाय आपको बताना है, क्या क्या हम रेमिडीज, क्या उपाय हम सुझाव इसमें दे सकते हैं जिससे कि इस तरह के कमर्शियल लॉसेस को कम से कम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ द रिप्लेसमेंट ऑफ लैम्प इन लाइटनिंग सिस्टम कंट्रीब्यूट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। किस तरह से हम लोग लाइटनिंग सिस्टम में लैम्प को चेंज करके, जैसे बताए थे पहले हम लोग जो है कि इनकैंडेसेंट लैम्प का यूज करते थे, फिर हमारा CFL आया है ना, ट्यूबलाइट आया, इस तरह से हमारा CFL ट्यूबलाइट आया, उसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जिसको कहते हैं, और उसके बाद जो LED बल्ब का यूज कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग इस तरह के लाइट को चेंज करके, ठीक है ना, रिप्लेस करके और हम लोग एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं लाइटनिंग सिस्टम में, इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन लाइटनिंग सिस्टम बाय इंस्टॉलेशन ऑफ सेपरेट ट्रांसफार्मर सर्वो स्टेबलाइजर फॉर लाइटनिंग। हम बताए थे कि हम लोग चाहे तो अलग से सेपरेट से एक ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं या सर्वो स्टेबलाइजर लगा सकते हैं जिससे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन न हो, और इससे भी हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो लाइटनिंग सिस्टम में अलग से आपको सेपरेट ट्रांसफार्मर और सर्वो स्टेबलाइजर के बारे में इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये भी क्वेश्चन कि किस तरह से सर्वो स्टेबलाइजर और सेपरेट ट्रांसफार्मर का यूज करके लाइटनिंग सिस्टम में एनर्जी को कंजर्व कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन फैन। पंखे में, फैन में कैसे हम एनर्जी बचा सकते हैं, क्या क्या उपाय है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर इन ब्रीफ।
आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा कि लो पावर फैक्टर का क्या क्या कारण है, हमारा क्यों लो पावर फैक्टर होता है सिस्टम पर, और हम लोग जो है कि क्या क्या इफेक्ट है हमारा लो पावर फैक्टर यदि होगा तो सिस्टम पर जो है कि उसका क्या क्या इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले क्या कारण है और फिर उसके बाद क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है ना। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड है, शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, स्टैटिक वार कॉम्पेंसेटर, ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड, तो सब मेथड को आपको जो है कि इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और 8वां नंबर जो क्वेश्चन बनता है, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ एपीएफसी, ये तो ऑलरेडी यूनिट 2 में भी था, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, और एमडी मतलब मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर, तो मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर यूज इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये हो गया मेरा यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, तो इस तरह से जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम लोग जो है कि यूनिट 4 पे फोकस कर ले। यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू को जनरेशन एंड टैरिफ। को जनरेशन एंड टैरिफ ऑलरेडी पूरा हम लोग इसमें डिस्कस किए, क्या क्या तरीका है, ठीक है, को जनरेशन का, ठीक है ना, कहाँ कहाँ हम लोग को जनरेशन किस किस इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं, टैरिफ किसको कहते हैं, कितने तरह का होता है, ये सारा चीज हम लोग बात किए थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट बनता है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, पहले लिस्ट नेम्स ऑफ 8 इंडस्ट्रीज सुइटेबल फॉर को जनरेशन, किस तरह के इंडस्ट्रीज में हम लोग को जनरेशन का यूज करते हैं, वो लगभग 8 इंडस्ट्रीज का नाम आपको ध्यान में रखना है, बस नाम लिख देना है, ठीक है ना। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हो सकता है पूछ दे, क्योंकि हो सकता है लोग क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में जो है कि, और हो सकता है एक आध इंडस्ट्रीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी हो सकता है आ जाए, है ना, कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। तो जो भी इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो तो कम से कम एक इंडस्ट्रीज में आप देख लोगे कि किस तरह से वहां पर जो है कि को जनरेशन होता है। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर। तो जैसे नाम तो याद रखना ही रखना है, मतलब एक अपने से जो है कि चीज को थोड़ा सा पढ़ लेना है उसके बारे में। नेक्स्ट क्या कर रहा है, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ को जनरेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ यूज एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दो टेक्निक तो हम बता ही थे, एक था सीक्वेंस ऑफ यूज के आधार पर और एक था हमारा जो है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ यूज के आधार पर दो तरह का सिस्टम था और फिर टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हम लोग जो है कि को जनरेशन सिस्टम को क्लासिफाइड किए थे, तो उसके बारे में आपको जो है कि इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। राइट नीट डायग्राम एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या क्या हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। देखो यहाँ पर जो है ना ये क्वेश्चन नहीं है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है। राइट विथ, नॉट राइट है, विथ सॉरी, हाँ, विथ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर स्टीम टरबाइन को जनरेशन सिस्टम ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर 1 हो जाएगा स्टीम टरबाइन को जनरेशन सिस्टम। और दूसरा है गैस टरबाइन को जनरेशन सिस्टम, ये दो तरह का को जनरेशन सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। व्हाट इज टैरिफ, टैरिफ किसको कहते हैं, व्हाट वाई इट इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए टैरिफ, टैरिफ का क्यों जरूरत पड़ता है, क्यों फ्रेमिंग करना क्यों पड़ा, क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बार बार हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका जिक्र किए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी हम दिए हैं, जो काफी कॉमन क्वेश्चन हो सकता है लॉन्ग में भी पूछ दे या शॉर्ट में पूछ दे, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है वहां से, तो डिपेंड करता है कि कितना मार्क्स का है, उस हिसाब से आपको जो है कि लिखना है, ठीक है ना। राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन ए, देखो शॉर्ट नोट्स लिखना है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ के बारे में, पावर फैक्टर टैरिफ के बारे में, 2 पार्ट टैरिफ के बारे में, 3 पार्ट टैरिफ के बारे में, तो सभी टैरिफ के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। सारे टैरिफ हम पढ़ा चुके हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिमांड फैक्टर किसको कहते हैं, एवरेज फैक्टर किसको कहते हैं, लोड फैक्टर किसको कहते हैं और डाइवर्सिटी फैक्टर किसको कहते हैं। ये सब आप लोग जनरेशन में पढ़े होंगे, ठीक है ना। वहां पर डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है ना, एवरेज फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये सब के बारे में तो उसको एक बार रिकॉल कर लेना है चीज को। हो सकता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए या डेफिनेशन लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए आ जाए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फिर टाइम ऑफ डे टैरिफ, पीक ऑफ डे टैरिफ एंड लोड फैक्टर टैरिफ। तो यहाँ पर ये जो भी हम नीचे अभी बताए ये सारा शॉर्ट नोट्स के रूप में एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो यूनिट नंबर 4 में इतना क्वेश्चन काफी है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट यूनिट, जो कि यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 पे फोकस किया जाए। व्हाट इज एनर्जी फ्लो डायग्राम, एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या होता है,
स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम एनर्जी ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। तो एनर्जी ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर आपको एनर्जी फ्लो डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। क्लियर, समझ में आ रहा बात को यहाँ पर। नेक्स्ट, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे। ऑल्सो स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है पे बैक पीरियड का, इसके बारे में हमको लिखना है। स्टेट एनी 6 इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एनर्जी ऑडिट प्रोसीड्यूर विद देयर फंक्शन। 6 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको लिखना होगा। 6, कोई भी 6 इंस्ट्रूमेंट्स, ऑलरेडी हम लोग तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे, उसमें से कोई भी 6 इंस्ट्रूमेंट्स आपको ले लेना है और उसका फंक्शन भी लिखना है। समझ में आ रहा बात को यहाँ पर, फंक्शन भी लिखना है कि उस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स को हम लोग जो है कि फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, या किस किस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी हो या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग फॉलोइंग पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, जैसे वोल्टेज को मेजर करना है, करंट को मेजर करना है, पावर को, ठीक है ना, रिएक्टिव पावर को, पावर फैक्टर को, एनर्जी को, ये सभी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, क्या क्या फंक्शन है, लैम्प के आउटपुट को मेजर करना है, मतलब लुमिनस आउटपुट को मेजर करना है, लुमिनस इंटेंसिटी को, कंबशन ऑफ फ्यूल को मेजर करना है, लिक्विड फ्लो को मेजर करना है, प्रोसेस टेम्परेचर को मेजर करना है, प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स को मेजर करना है, फ्यूल इफिशियंसी, गैस लीक, स्पीड ऑफ रोटेटिंग डिवाइस, ये सभी चीज को, ये सभी पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का हम लोग यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, जो कि एक एनर्जी ऑडिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, वो सभी के बारे में आपको लिखना है। सबका फंक्शन एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसी में से एक आध दो गो हो सकता है तो पूछ दे। क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स। क्या क्या एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स है, बाय रिड्यूसिंग I2R लॉस इन ट्रांसमिशन सिस्टम बाय ऑप्टिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। ये जो क्वेश्चन है ये पीछे छूट गया था, ये जो है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से हम फिर से एक बार इसको जो है कि वहाँ से ले लिए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया, तो इसको देख लेना है एक बार, ठीक है। I2R लॉस को कैसे हम रिड्यूस करके एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करके और ऑप्टिमाइज करके, ऑप्टिमाइजिंग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम आपको बताए थे कि कैसे हम लोग किस फीडर पर कितना हमको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ग्राफ भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना, यू शेप में इस तरह का ग्राफ था, ये था मेरा ऑप्टिमम लेवल ऑफ वोल्टेज जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए। तो इस ग्राफ को बनाकर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन वॉक थ्रू ऑडिट एंड डिटेल ऑडिट। तो एक बार वॉक थ्रू ऑडिट और डिटेल ऑडिट को पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर यहाँ से बनने का चांसेस है। तो ये हो गया सारा यूनिट्स, ठीक है ना, 5 यूनिट्स हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है, जहाँ तक हुआ शॉर्ट क्वेश्चंस हम बता दिए सारा, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम सारा बता दिए। क्लियर है, समझ में आ रहा बात को, ठीक है। तो एक एक करके हो सकता है बहुत ऐसा क्वेश्चंस होगा जो शॉर्ट में भी सेम है, लॉन्ग में भी सेम है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। जो भी लैंग्वेज जिस तरह से पूछा जाएगा वो सारा लैंग्वेज हम यहाँ पर आपको बता दिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपको जो है कि एग्जाम में आ सकता है, संभावना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए। और जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारा चल रहा था, तो वो जो है कि कंटिन्यू अब चलता रहेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हम जो है कि डिस्कस करेंगे। थैंक यू।